बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, जिसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है कि व्हाई मिल्क इज द एक्सीलेंट बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम, ये बता दें सर। जस्ट ये प्रिंसिपल की कॉल आ रही है, मैं रन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मारिया बहुत लेट आ रही है जी। देखें टाइम कितना लेट हो चुका है। मारिया इज कमिंग आउट। जी, बात किधर जा रही थी जी? एक क्वेश्चन गालिबन मजहर ने पूछा, किसने पूछा था? जी सर, मजर। ये वो फोन आ गया था प्रिंसिपल का, तो मैं कट ऑफ हो गया। याद रखिए कि एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि दूध बहुत अच्छी खुराक है, बल्कि ये वर्ड की बात है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। ये स्टेटमेंट आपने जरूर सुना हुआ होगा, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? जी सर, सुना। जी। अब दूध में हर वो चीज़ जो किसी भी जानदार चीज़ को चाहिए, एनिमल खास तौर पर और ऐसे बैक्टीरिया, इसमें नंबर वन बहुत सा पानी है। पानी फेवर करता है ग्रोथ को। इसमें तमाम बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें लिपिड्स भी हैं। और फिर वही बात आ गई, ये एनिमल्स के लिहाज से, इंसानों के लिहाज से तो ये कंप्लीट फूड है, राइट है। और बैक्टीरिया भी बड़े आराम के साथ, बल्कि बड़ी मौजों के साथ इसमें ग्रो हो सकते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जो कि कुछ खास चीज़ रिक्वायर करते हैं, उनके लिए नहीं। ये तो बिल्कुल एक आम सी चीज़ थी जो आपने पूछी है, तो खास ही पूछा था। जी, हम आ रहे हैं जी वापस अपने असल क्वेश्चन की तरफ। जी सॉरी, कल कहाँ तक बात हुई थी? कल क्या बात हुई थी? लास्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वो गालिबन स्टेरलाइजेशन चल रही थी, और मेरे ख्याल में ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक लाइसेंस, ये टॉपिक मैंने शुरू किया था। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज थी, जी, मैंने कल जनरल एग्जांपल डिस्कस की थी कुछ के हमारी आम कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेथड कैसे इस्तेमाल हो रहा है। उसका जो वैसे बैकग्राउंड है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आप लोगों ने ये था जी, आपका सेमेस्टर होना चाहिए सेमेस्टर 4। आपने प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी की हुई है। आप लोगों ने सेमेस्टर 4 में प्लांट फिजियोलॉजी कॉलेज जब स्टडी की थी, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे वाटर के हवाले से, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी और बहुत सी चीज़ें। आपने वो सब कुछ पढ़ा हुआ है, और ज़ाहिर है वो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे सिर्फ पैंसर ने सिर्फ एक नई टर्म दी हुई है। ये टर्म कोई आपको बाहर नहीं लग रही है, लेकिन सिर्फ नामों लफ्ज़ का फ़र्क है। आप लोगों ने एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, ये दो लफ्ज़ इस नाम से पढ़ा हुआ है। पानी या तो सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा। इसने स्पेसिफिक बैक्टीरिया के रेफरेंस से कहा है, अगर आप बैक्टीरिया को रख देंगे कंसर्न सिचुएशन में तो पानी बाहर निकल जाएगा, प्लाज्मोलिसिस, और अगर रख देंगे उसको लेस कंसंट्रेशन में तो पानी की मूवमेंट अपोजिट साइड पे चली जाएगी। बहरहाल ये लफ्ज़ों के फ़र्क से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है प्लाज्मोलिसिस वाला, जो आपने पढ़ा हुआ सेम वही कुछ ही है। लेकिन एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है, छोटा-सा पॉइंट। अगर हम एनिमल सेल को देख रहे हों, स्टडी कर रहे हों, प्लांट सेल को, फंगल सेल को, बैक्टीरिया के सेल को, तो सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको याद होगा, अगर आप ह्यूमन ब्लड या किसी भी ब्लड सेल्स में प्योर वाटर डाल दें तो वो फौरन बर्स्ट हो जाते हैं। पानी डालने से, प्योर वाटर डालने से ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं। उस रीज़न के पानी एब्जॉर्ब होगा बहुत तेज़ी के साथ सेल्स में, सेल के बाहर, सेल में जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा वो स्वेल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। उसको रोकने वाली सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल में बाहर सेल वॉल होती है, इसलिए उसमें उस तरह से लाइसेंस नहीं हो सकता है जिस तरह से एनिमल सेल बर्स्ट होते हैं। लेकिन
उसका जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन पे वो बहुत अहम है। जब आप बैक्टीरिया को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो अंदर से पानी निकल जाएगा, सेल के अंदर से पानी निकलेगा, सेल ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और एक खास लेवल पे जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो उससे सेल किल हो जाएंगे, बहुत सेल किल हो सकते हैं। ये मैंने कल जिक्र किया था कि कैसे किया जा रहा होता है। ये था जी जो कल वाला टॉपिक था, और उसके रेफरेंस से जो एक दो पॉइंट्स थे। ताहम इसने जो टेक्निकल टर्म यूज़ किए, प्लाज्मोलिसिस का लफ्ज़ आपके सामने है, वाज़ेह है, लेकिन जो सेकंड टर्म आपने देखी होगी आपकी बुक के अंदर, किसी ने गौर किया है कि ये क्या है? इससे मतलब तो कोई लफ्ज़ आपने कहीं देखा हो पहले? प्लाज्मोलिसिस का लफ्ज़, या इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ कहीं किसी ने स्टडी किया हो, किसी की नज़र से गुजरा हो? सर ये हमने इसी में स्टडी किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर में। कहाँ पे? किस बुक पे, नहीं किस उसमें, सेमेस्टर 4 में? पेल्कजार में सर। किसमें? जी सर, पेल्कजार में। नहीं, ये सब नाम आप गलत लेती है, मैंने उस दिन भी आपकी तस्दीक की थी। ये पेल्जर है तरफ इसका, पेल्जर। पेल्जर में किया था जी चलें, इसमें है, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका कंसेप्ट किस हद तक आपके पास है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? आप किस हद तक इस कंसेप्ट से वाकिफ है? बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनकी बहुत सी ऊंची सीजीपीए है, कौन बताएगा? और सब ने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? मुख्तसर तरीन डेफिनेशन प्रेशर। या इक्वेशन की जगह एक्सप्लेन करना जी। अक्सर जी। सर ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं, हम नहीं अप्लाई करते सॉरी, जो सेल के अंदर पानी को अंदर आने से प्रिवेंट करता है। मतलब अगर उसको किसी सोल्यूशन में रखा हुआ है तो वो ज्यादा पानी को अंदर आने से प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है इनसाइड से, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और कोई चीज इसके अलावा कोई और? सर वालेकुम जी मरियम, आज आप बहुत अरसे बाद बोलना शुरू किए हैं, कुछ बताना चाह रही हैं, बताएं। जी सर ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि जब टू एनवायरनमेंट्स में वाटर एग्जिस्ट कर रहा हो, मींस के सेल के अंदर भी वाटर हो और सेल के बाहर भी वाटर हो, सर जो वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ये कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा? जो अक्सर का जॉब इनकम्प्लीट था और इम्प्रॉपर था, आपने चूंकि रिलेटिव बेहतर जॉब दी है, कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? बाहर भी है पानी, अंदर भी है? सर जी सर ये सेल कंटेंट में जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है। इफ़ अगर जो सेल है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा हो जाएगा। बट इफ़ अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल पड़ा हुआ है तो फिर आउटसाइड यानी कि एनवायरनमेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा और सेल जो वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। जी, मरियम का जवाब बिल्कुल ठीक है जी, अक्सर आपका जवाब दुरुस्त नहीं था। आपने चूंकि इन जनरल टर्म्स में इसको बयान कर दिया, क्या आप किसी इक्वेशन की शक्ल में मुझे बता सकती हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को किस इक्वेशन की मदद से मेजर कर सकते हैं? एनीवन पूरी क्लास में से कोई बताना चाहेगा? मारिया आज आई है जी क्लास में बाई चांस, तो आप भी कोई जवाब दे दें, या सिर्फ नंबर ही लेने आते हैं? मारिया, याद रखिए कि क्लास की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लास पार्टिसिपेशन बहुत खास अहमियत की यहाँ पर होती है, बहुत कम बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं या सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इसका मतलब है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जवाब देना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अंदाजा होता है टीचर को कि बच्चे किस लेवल पे हैं, उस वक्त क्या कर रहे हैं। और मारिया बिल्कुल ही खामोश रहती है जी। और कोई सवाल? सर जी जी जी। वेंट होफ इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो इस पे अप्लाई होगी। चलें, आपका जवाब तो ठीक है, I=IMRT। दोबारा बोलिए, इक्वेशन दोबारा बोलिए। I=IMRT ठीक है, चलें। जो ये वेंट होफ इक्वेशन है ना जी, बाकी ठीक है, सिर्फ आपने इसको बंदे का नाम बिगाड़ दिया बेचारे का, बाकी ठीक। आपने जो इक्वेशन को ऐसे ही पढ़ा हुआ, याद रखिए कि टाइम के साथ साथ बात कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप लोगों ने ये चौथे सेमेस्टर में कौन सी बुक फॉलो की थी प्लांट फिजियोलॉजी कॉलेज के लिए? समिया, ये क्वेश्चन आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है या केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, ये बता दीजिए। सर ये आपने हमें बताई थी।
नहीं, मैंने जब ये नहीं हमने बताया। तब ऑस्मोटिक नहीं, प्रेशर नहीं, पढ़ा था ना, तो मैंने कब पढ़ाया आपको? ये वाला टॉपिक मैंने कब पढ़ाया? इसमें सर सर एक सही प्रोसेस हमने था। सही मैम नहीं, हमना ने हमें करवाई थी इक्वेशन। किसने कराई थी? मैम हमना आई थी ना 5 सेमेस्टर में, फिजियोलॉजी में जो चैप्टर था ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सर, वहाँ की थी हमने, अच्छा, बट मुझे अभी ठीक है। रिकॉल नहीं हो रही। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने तो नहीं पढ़ाया हुआ ये वाला टॉपिक, क्योंकि मैंने तो ना तो प्लांट से आपको पढ़ाई है और ना ही ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने आपको नहीं करवाई हुई। चलें, और कोई, किसी और को याद रही हो, क्योंकि ये प्लांट वाले भी शामिल हैं। बहरहाल चूँकि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, वो मुझे इसलिए ये चीज़ प्रॉब्लम का बायस बन रही है कि इक्वेशन जो मैंने स्टडी की है, जिस दौर में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, इसकी जो डेरिवेशन है या जो इसकी वर्डिंग है वो कुछ और थी, और जो आजकल बुक्स में आ रही है वो कुछ और है, डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल एंड रिजल्ट उसका एक ही है। याद रखिए कि किसी भी जगह पे जितनी ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी, किसी भी जगह पे, चाहे वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ भी है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और जो रिलेशनशिप है, मैं जस्ट सिंपल वर्डिंग बोल देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये वो रूल कह लीजिए, लॉ कह लीजिए, जिसकी बेस पे ये डिटरमिन किया जाता है। बहरहाल ये था सारा बैकग्राउंड। हम वापस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ कि अगर आप बैक्टीरिया को, चूँकि हम बैक्टीरिया के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, जरूरी नहीं कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो, अगर वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है या किसी भी चीज़ जो कि सॉल्युबल है, सॉल्यूशन बनाती है और प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, उसका सॉल्यूशन है, जैसे चीनी और ग्लूकोज सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो भी बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर सकता है और उसको किल कर सकता है, उसको प्लाज्मोलाइज कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया के सेल में देखते हुए, चूंकि सेल बहुत छोटे होते हैं, हम उनको आम माइक्रोस्कोप में तो बहुत छोटे नजर आते हैं, बहुत क्लियर, जैसे कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में इफेक्ट नजर आता है, बैक्टीरिया में इस तरह से उसका इफेक्ट देखना इतना ईजी नहीं है, जब तक उसको वेरी हाई मैग्निफिकेशन पे बड़ा करके ना देखा जाए। बहरहाल ये हमारा जनरल टॉपिक जो था जी कल वाला, ये तो कंप्लीट हो गया। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और अब देखना ये है कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ तक पहुंची है। मेजर हेडिंग है रेडिएशंस, और इसके अंदर सब हेडिंग है, बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। रेडिएशंस, चूंकि आप नाम से वाकिफ हैं, पहला लफ्ज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप सब जानते हैं कि सन से, सूरज से ज़मीन की तरफ जो आमतौर रोशनी कहते हैं हम, रेडिएशन आ रही हैं, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम मशहूर मारूफ है, वेब केयर के लफ्ज़ से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स के मिलने से वाइट लाइट बन गई है एक। दूसरा हिस्सा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और तीसरा हिस्सा है इंफ्रा रेड रेडिएशंस। आप स्पेक्ट्रम के इन तीनों पोर्शन से वाकिफ हैं, आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम कह लीजिए। पेल्जर, जो ओरिजिनल पेल्जर थी, बहुत पहले लिखी गई थी। जिस दौर में ये लिखी गई उस वक्त, और जिस दौर में मैं स्टूडेंट था, ज़ाहिर है बहुत पहले, तो एंगस्ट्रम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तमाम बुक्स में तमाम कैलकुलेशंस और ये सब चीज़ें एंगस्ट्रम यूनिट में दी गई थी। जब रेडिएशन की बात होती है, पेल्जर में ये सब कुछ इसने एंगस्ट्रम यूनिट यूज़ किया है। लेकिन अगर आप आजकल की कोई और बुक फॉलो करें जो ज़्यादा पॉइंट ना हो, बाद में लिखी गई हो, तो उसमें आपको एंगस्ट्रम की जगह पे नैनोमीटर का लफ्ज़ मिलेगा। ये सारे के सारे जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज वगैरह हैं या वेवलेंथ हैं, जो भी चीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको नैनोमीटर के अल्फाज में वेवलेंथ शो किया गया होगा। बहरहाल ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन ये पॉइंट था जो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो नॉलेज के लिहाज से है और ये अब इस्तेमाल होगा। अब पेल्जर ने आपके सामने स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, उस स्पेक्ट्रम को सामने रखिए। मैंने जो 3 इसकी सब हेडिंग बता दी वो तो आपके सामने है पहले से कि जी इसमें स्पेक्ट्रम के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे अगर हम एक तरफ से शुरू हो जाते हैं तो एक तरफ अल्ट्रावायलेट है, दरमियान में विजिबल लाइट है और आखिरी तरफ इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब आगे उसकी बहुत सी मुख्तलिफ जो है टाइप्स हैं, उनको हमने देखना है। मसलन जो अल्ट्रावायलेट है, उसमें अगर आप अपनी बुक को देखने हैं तो उसमें अल्ट्रावायलेट के आगे एक्स रेज, फिर गामा रेज और फिर कॉस्मिक रेज। अगर आपके सामने बुक मौजूद है तो आप देखेंगे कि यूवी लाइट एनर्जी के लिहाज से एनर्जी इसमें कम है, वेवलेंथ इसका ज़्यादा है। जैसे जैसे आप एक्सरे और गामा रेज में जा रहे हैं
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी और एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। सेकंड जो ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है इसमें विजिबल लाइट और उसके नीचे ये चूँकि वो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है इसलिए उसको हम ब्रेक करके दो हिस्सों में करते हैं। विजिबल लाइट के 7 कलर्स आप देख रहे हैं। इसमें वायलेट साइड पे जो है वो वेवलेंथ कम है और रेड पे वेवलेंथ ज़्यादा है। उसके बाद इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, ये तमाम वेव्स आपके सामने स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद है। ये तो हो गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिससे आप पहले से भी वाकिफ हैं। यहाँ पे जस्ट सेकंड, अब इस बात से कहीं और आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नहीं टॉपिक होगा ये वाला, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट में कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर की हैं और कुछ वेव नेचर की। तीसरा पॉइंट जिसने यहाँ दिया हुआ है, आप फोटॉन और बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी के लफ्ज़ से वाकिफ हैं। लाइट जो है या जो रेडिएशंस हैं वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं जिनका वर्चुअल मैस भी होता है। ये टॉपिक आपने कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा पहले से। तो ये तो सब कुछ हो गया जी। अब दोबारा याद रखिएगा कि आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं चूँकि आप पढ़ चुके हुए हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं और इक्वेशन मशहूर मारूफ है जिससे वाकिफ हैं कि वो किस तरह से आप एक चीज़ मालूम हो तो दूसरी नॉन हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो इस वक्त कंसर्न है वो है कि ये रेडिएशंस कैसे स्टरलाइजेशन में यूज़ की जा सकती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बाई चांस जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पहला जो लेक्चर था वो भी ऐसा ही था। मैं लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल करूँगा, रेडिएशन बायोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के लिहाज से जिक्र होगा कि बैक्टीरिया के ऊपर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। अब इस हिस्से में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बुक के मुताबिक, पहला जो है फिगर 22.9, फिगर 22.9 में एक ग्राफ बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही अहम है, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज़ें दी गई हुई हैं। एक तरफ है जी वेवलेंथ शो किया गया है 200 से लेकर 700 तक इसने शो किया है वेवलेंथ, और दूसरी तरफ उसने उसका रिलेटिव जर्मिसाइडल कि कौन सी जो लाइट है या कौन सा जो वेवलेंथ है वो किस हद तक इफेक्टिव है किल करने के लिए। जर्मिसाइड जरासीम को मारना, यहाँ भुट्टे को मारना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लेस वेवलेंथ है 200 से 300 इट इज़ मोर इफेक्टिव, और जो लास्ट वन है 600 700 वो लीस्ट इफेक्टिव है। यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा किल कर रही हैं और जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हैं वो कम किल कर रही हैं। ये जो 200-300 की रेंज है और इससे भी आगे 350 तक, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट की रेंज है, जैसा कि आप पहले ग्राफ से देख सकते हैं। ये था जी बैकग्राउंड। और अब टेक्निकल टर्म्स, बहुत मशहूर लफ्ज़ है, आप लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। लफ्ज़ है आयोनाइजेशन रेडिएशन, सॉरी आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट, उससे ज़्यादा एक्स रेज, उससे ज़्यादा गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ये इनमें चूँकि एनर्जी ज़्यादा होती है, उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये स्ट्राइक करती हैं लिविंग मटेरियल के ऊपर, सेल पे, प्रोटोप्लाज्म पे, तो या किसी भी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती हैं, तो ये जब किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम पे स्ट्राइक करेंगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। जब एक एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। इस वजह से इन रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन का नाम दिया जाता है। जबकि गैमा रेज सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस सिलसिले में, एक्स रे उससे कम है, यूवी उससे कम है, लेकिन बहरहाल सारा ऐसा ही करती हैं। दे आर आल्सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो आम लाइट है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो इस तरीके से बायोलॉजिकल मेटेरियल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते। सेकंड पॉइंट, जब लाइट किसी भी किस्म की लाइट में रेडिएशन ले रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे गिरती है तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, और जब एब्जॉर्ब होगी तो वो कोई ना कोई इफेक्ट करेगी, और वो इफेक्ट क्या होंगे ये हम आगे डिटेल से इसी के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। ये बात शायद कहीं पहले हो चुकी हो, इकोलॉजी के रेफरेंस से, मे बी आप में से किसी के घर में वो फिल्टर मौजूद हो, आम फिल्टर जो पानी को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 3 जग लगे होते हैं। थर्ड वन के अंदर एक लैंप होता है, उसको आप
कनेक्ट करते हैं बिजली से, ऑन करते हैं तो उसमें से रोशनी आपको नजर आती है। और उसका जो लैंप होता है वो यूवी लैंप होता है, अल्ट्रा वायलेट लैंप होता है। वो यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन आसानी से हो जाती है कम प्राइस में, और उसकी वजह से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है। ये था जी जनरल आयरेशन आइंस्टाइन से। इसमें टर्म इसने इस्तेमाल किया, टर्म बेसिकली इसका ताल्लुक तो फिजिक्स के साथ है, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म पढ़ी हुई है। आपको याद होगी, आपको याद है नहीं याद है बताएगा जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आज हसन नहीं है क्लास में, उमर किधर है? हसन बैठा हुआ क्लास जी। में हूँ जी सर, बिल्कुल क्लास में हूँ जी, ठीक है, चलें हसन उमर को जवाब देना चाहेगा जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यस मैं भी इधर ही हूँ। जी ठीक है, इधर ही हैं, लेकिन कोई सवाल का जवाब भी दीजिए। एनीवन? मजर? सबा? सर जो रेडिएशन की एनर्जी का यूनिट है, मतलब रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बेसिकली एनर्जी का यूनिट है जिसको हम रेडिएशंस में भी यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपने कुछ ना कुछ तो बताया। यहाँ जो इंफॉर्मेशन है गैमा रेज वगैरह के हवाले से, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट है एनर्जी की, और इस वजह से ये आयोनाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। याद रखें कि जब कोई रेडिएशन जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जब वो स्ट्राइक करती है, जब वो आयरेशन करेगी, तो वो इंतहाई खतरनाक भी साबित हो। सेल के अंदर बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, और जब आयरनेशन होती है तो वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल खराब हो सकते हैं। जरा सोचें कौन से सर आवाज नहीं आ रही। आपका माइक बंद हो गया है। बैकग्राउंड को क्या हुआ है? चलें जी, जो मैंने सवाल पूछा था आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी जी, मेरा माइक जी सर बंद हो गई हुआ है थी। जी। चलें है, मैं उसको वजाहत कर देता हूँ दोबारा। अनीका बंद करें माइक अपना, अपने साथ पीछे म्यूजिक लगाया हुआ है। अनीका माइक बंद करें। आप पहले दिन आई हैं और आई भी बहुत लेट है, और आते ही माइक भी आपने ऑन कर दिया है म्यूजिक के साथ। जी, ये आप सब लोग इस वक्त 31 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। आप सब ने मुझे अभी मैसेज करना है चैट पे, और मैसेज क्या करना है, आपने अपना फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर जिससे आप ज्वाइन होते हैं, यानी व्हाट्सएप वाला फ़ोन नंबर मुझे मैसेज करना है अभी सब लोगों ने। ओके सर। जी, ये मैसेज भी करते रहें साथ साथ। और जो टॉपिक चल रहा था जी, इलेक्ट्रोमोल्ट की बात हो चुकी है, आयनाइजेशन की बात हो रही थी, और जो सवाल था, सवाल चूंकि आसान सा है, मैंने ये पूछा है कि सेल में तो बहुत से केमिकल्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं, होते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा डैमेज करती है, कौन सी डैमेज होने से नुकसान ज़्यादा होगा और क्या होगा? डायरेक्टली जब उसकी आउटर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है जब, तो उसके बाद उसके अंदर पेनिट्रेशन हो जाती है केमिकल सब्सटेंसेस की, उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है उसकी डीनेचरेशन प्रोटीन्स के अंदर। जी, और कोई जी? एनी मोर आंसर? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपने क्या बोला, समझ नहीं लगी। जी, क्वेश्चन ये है कि सेल है, एक सेल, ज़्यादा सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, कोई भी सेल हो सकता है, उसके ऊपर रेडिएशन गिर रही हैं, से एक्सरेज हैं या कोई भी खतरनाक आयनाइजिंग रेडिएशन हाई एनर्जी वाले, वो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटोजोआ के अंदर, जो कुछ भी होता है, उनको डैमेज कर रही होती है, उसकी आयनाइजेशन काज कर रही है। अब डैमेज तो हर चीज़ हो रही है, और ये नॉन स्पेसिफिक है कि वो क्या क्या डैमेज हो रहे हैं। कौन सी चीज़ डैमेज होने से सेल को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपके ख्याल में? सर सेल मेम्ब्रेन। जी, सर डीएनए। दो सर जवाब हैं, डीएनए को होगा ज्यादा। 3-4 जवाब हो गए डीएनए थे। को। अब सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले कहा था जी उमर ने, और उसके बाद डीएनए कहा है, किसने कहा डीएनए? सर मैंने न्यूक्लिक एसिड सर बोला था मैंने कि चलें के वही ऊपर किसी सेल जवाब। मेम्ब्रेन मैंने कहा था पहले सर। जी ठीक है, और जी इसके अलावा और कोई जवाब?
जी, वैसे तो हर चीज़ की इफ़ेक्ट जब होती है तो नुकसान होता है, लेकिन जो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेसिफिक है वो है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए स्पेसिफिक है, चूँकि सेल में डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद है। हम जिन सेल्स की बात कर रहे हैं एनिमल सेल्स, बैक्टीरिया में भी डीएनए मौजूद है। और अगर ह्यूमन सेल पे एक्स-रेज़, गामा रेज़ वगैरह गिर रही हों, वो वैसे तो सारे के सारे सेल ही डैमेज हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने लगा हूँ, उस पे गौर करना है। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए पे जब ये रेज़ गिरती हैं, तो उसको जब आयनाइज़ करती हैं, वो जब डीएनए डैमेज होता है, उससे क्या कुछ होगा, 2 लफ्ज़ में बयान करूँगा। आपने लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, एक लफ्ज़ है सोमैटिक म्यूटेशन। आप लफ्ज़ पढ़ चुके हुए हैं, सोमैटिक म्यूटेशन। और दूसरा जिस म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। एक का रिजल्ट उसी सेल के डैमेज और कैंसर की शक्ल में निकल सकता है, और जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं वो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। वैसे तो हर चीज़ नुकसान, अगर रेडिएशन डेड बॉडी की, फर्ज कीजिए एक बंदा किसी ऐसी जगह पे है कि उसकी स्किन पे रेडिएशन गिर रही है, उसकी स्किन भी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। स्किन वैसे ही जल जाएगी जैसे बिजली का करंट लगने से या हीट लगने से स्किन जलती है, बिल्कुल ज़्यादा जल जाएगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ डैमेज होती है, और वो आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो रेडिएशन ज़्यादा को स्ट्राइक करती हैं वो तो एक कह लीजिए फिजिकल फिनोमिनन हुआ, लेकिन जब आयनाइजेशन हो जाए केमिकल की नेचर चेंज हो जाती है और उसका रिजल्ट कैंसर और म्यूटेशन की शक्ल में निकलता है। जी, 25 मैसेज हो गए हैं जी, और 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी लोग भी दोबारा सुन लीजिए कि अपना व्हाट्सएप वाला नंबर जिससे आप ज्वाइन होते हैं, जो अपने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, वो अपने मुझे चैट में सेंड करता है। और ये चलें खैर, ये आपको कह दिया जी, आप सेंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी, रेडिएशन के हवाले से यहाँ तक तो बात होगी जी। अब हम इसी के अगले हिस्से की तरफ आ रहे हैं। रेडिएशंस ने बॉडी को डैमेज कर दिया, इफेक्ट कर दिया, कैसे किया, क्या किया। एक हेडिंग नज़र आ रहा है मुझे, और वो हेडिंग है जी आपकी बुक में, कोल्ड स्टरलाइजेशन। कोल्ड स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लफ्ज़ आप वाकिफ हैं। हमने इससे पहले जो स्टरलाइजेशन की है मोस्टली वो हीट की वजह से की थी, स्टीम वगैरह की वजह से की थी, और ज़ाहिर है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। और जो लाइक्विफाइजेशन थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है कि जब आप रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन बॉडी पे गिरने से टेम्परेचर में कोई ख़ास चीज़ नहीं आती, लेकिन जरासीम मर जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ की वजह भी गिर रही हो तो ये जरासीम को मार देगी, काफ़ी हद तक मार देगी या डैमेज करेगी, और इस लिहाज से इसको ये नाम दिया गया है कोल्ड स्टरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर एक टर्म जो जगह मोटी नहीं है बल्कि बारीक से करके लिखी हुई है, लफ्ज़ आपने खुद ढूंढना है जी, और लफ्ज़ है अकूस्टिक रेडिएशन, ब्रैकेट में साउंड वेव्स लिखा हुआ है। साउंड वेव्स याद रखिए कि आम साउंड वेव्स नहीं, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड, आप इस नाम से भी वाकिफ हैं मेरे ख्याल में, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन में भी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी मदद से भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, मारा जा सकता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को और बैक्टीरिया को। उस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है और रिसर्च की जा रही है। आपने कहीं ना कहीं पे सोनिकेशन का लफ्ज़ पढ़ा होगा। ये चूँकि मोलेकुलर जेनेटिक्स वगैरह आप लोगों ने, मैंने नहीं पढ़ाई, किसी और ने आपको पढ़ाया हुआ है। सोनिकेशन का इस्तेमाल हुआ है कहीं, एक्सप्लेन हुआ है कि नहीं? सोनिकेशन एनीवन? ये सर सोनिकेशन पढ़ा हुआ है। सर पढ़ा हुआ है। क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेव्स सर, किसी चीज को रिटार्ड करना, जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा था, इकोनॉमिक जोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि रैट्स वगैरह को जो गोडाउन वगैरह है, अपना जो स्टॉक है उससे दूर रखने के लिए सोनिक वेव्स को भी यूज करते हैं हम। नहीं, ये आप ठीक है। और इसी तरह यूवी लाइट का पढ़ा था। अनीता, अनीता अपना माइक बंद करें। अनीता अपना माइक बंद करें।
आपको मैंने पहले मना किया था, निका आपने क्यों माइक ऑन किया है, पीछे म्यूजिक लगाया हुआ आपने? सर मुझे ये निका नहीं लगी क्योंकि इसने मैसेज किया है ग्रुप में भी, तो ये उसका अंदाज नहीं है मैसेज करने का। मुझे लगता है उसके नाम से कोई और है ग्रुप में। ये सर या रिमूव कर दें। सर रिमूव कर दें। नहीं, अब ये इसने फिर अपने आप को कर लिया जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं या अनिका? क्योंकि ये आपने माइक ऑन किया हुआ है, आप अनिका ही हैं कोई और हैं? Who is it? जी, कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। चलो बात क्यों चली गई है जी? सोनिकेशन की बात हो रही थी। काइंडली रिमूव कर दें इसे जो भी है। सर पार्टिसिपेंट्स में जाके रिमूव कर दें वहां से। और सर ये ग्रुप पे अगर है तो तभी इसने ज्वाइन किया है, ऐसे कैसे ये आई है इसमें? सर किसी लिंक आगे कॉपी किया हो या आईडी कॉपी की हो, वो कॉपी बच्ची थोड़ी नहीं है सर वो भी कि अब आप उसे मना कर रहे हैं और वो जानबूझ के कर रही पार्टिसिपेंट्स में नहीं है, वो निका नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ जी, वो बात क्या जा रही थी जी हमारी, हम डिस्कस कर रहे थे सोनिकेशन के बारे में बता रहे जी। सोनिकेशन असल में आप लोग उसके बहुत से इस्तेमाल आते हैं। सोनिकेशन जो है सेल बायोलॉजी में इसका जो इस्तेमाल है, अगर आप सेल्स को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से ट्रीट करते हैं तो सेल बस्ट हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और इस तरीके से उनको ब्रेक करके आगे इसकी जो वो अपने कुछ और पड़ा होगा अगर वहाँ टॉपिक्स में सेल को बस्ट करना और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना, उनके सोमेंट्स को सेपरेट करना। ऐसे ही बैक्टीरिया के सेल को भी साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से डैमेज किया जा सकता है, उस पर भी काम हो रहा है। ये था जी जनरल। और टाइम कितना रह गया जी? टाइम चूँकि बहुत थोड़ा सा रह गया है जी, इसलिए ये 34 पार्टिसिपेंट्स के मेरे पास आज के हुए हैं मैसेज, या 34 मैसेज हैं। पार्टिसिपेंट कितने हैं वो इसको चेक करना पड़ेगा 10 मिनट। चलो ठीक है जी। जी आपको क्वेश्चन चूँकि टाइम कम है जी, हम फर्दर एक्सप्लेन नहीं हो सकता इस वक्त। सर आप कुछ कह रहे थे परसों के कोई डिस्कशन करनी थी, कोई बात की किसी चीज की? जी नहीं होता है की बात, तो वर्क लोड इतना ज़्यादा होता है मुझे तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। इसको क्या कहा था? चलिए टाइम खत्म होने वाला जी, ये मीटिंग क्योंकि अचानक ही खत्म हो जाएगी। ओके सर।